नमस्कार साथियों। पॉलिटी की आज की कक्षा में वही संसद को आज हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने जो लोकसभा और राज्यसभा है उसका स्ट्रक्चर देखा और उसके किस प्रकार उसके फंक्शन होते हैं कुछ समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा मुद्दा है जो दोनों सदनों के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष हो गए, फिर राज्यसभा के सभापति हो गए, फिर जो प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं हम, सामयिक अध्यक्ष वो नियुक्त किए जाते हैं, और जो विपक्ष का नेता होता है, अपोजिशन लीडर ना, उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब कब बन सकते हैं वो, उनसे संबंधित चीज़ें आज की क्लास में शामिल होंगी। संसद ही पढ़ रहे हैं अभी हम, जो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक व्याख्यायित है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो हम देखेंगे वो है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम इसका अनुच्छेद देखते हैं कि कौन से अनुच्छेद में इसे डिफाइन किया गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए एक ही अनुच्छेद है और वो है अनुच्छेद 93। मैंने बताया था पहले आपको। राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति हैं उनके लिए तो है अनुच्छेद 89 79वां, और जो लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं उनके लिए है अनुच्छेद 93। तो आर्टिकल भी याद करिए। और इसमें जो समझने वाली बात वो ये है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है उसकी जो चुनाव की तारीख होती है, यानी जब उसे निर्वाचित किया जाएगा, तो वो निर्धारित कौन करता है? वो निर्धारित की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। तो लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव की तारीख है वो जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, और अगर एक बार तो निर्वाचित हो गए, लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाना हो तो हमें किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तब हमें चाहिए होता है विशेष बहुमत। अगर लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाना हो तो लोकसभा में एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा और उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करना होगा। ध्यान रहे कि यह सामान्य बहुमत नहीं है, यह विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत का तात्पर्य होता है कि उपस्थित लोग जितने भी हैं सदन में उसके 2/3 लोग सहमत होने चाहिए और जो सदन की कुल क्षमता है उसके आधे। जैसे आप समझिए सदन में कुल कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। ठीक है, और टोटल क्षमता उसकी 100 है, लेकिन जिस दिन लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का बिल आ रहा है उस दिन सदन में 60 लोग ही उपस्थित हैं, 60 लोग ही उपस्थित हैं। अब विशेष बहुमत का तात्पर्य है कि जितने उपस्थित हैं उसका 2/3 तो होना चाहिए, यानी 60 का कितना होना चाहिए? 2/3 कितना हुआ? 60 का 40 हुआ ना। लेकिन जो टोटल सदस्य क्षमता कितनी थी? 100 थी, उसका आधा भी होना चाहिए। अब 40 से काम नहीं चलेगा, 50 होने चाहिए। 50 तो होने ही चाहिए। नहीं समझे आप? ऐसा है, अगर विशेष बहुमत का तात्पर्य कि सदन में जितने सदस्य हैं क्षमता उसके आधे तो होने चाहिए और जितने उस दिन उपस्थित है उसके 2/3 होने चाहिए। यानी अगर 100 सदस्य क्षमता है तो 100 का 2/3 कितना होता है? 66 लोग उस दिन उस पे पक्ष में होने चाहिए, उसे कहेंगे 2/3 बहुमत। ठीक है, तो विशेष बहुमत याद रखिए आप बस। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए हमें लोकसभा में जो प्रस्ताव पारित करना होता है वो विशेष बहुमत से पारित करना होता है। इसके चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है और इसके संबंध में जो वर्णन किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। चलो अब हम समझते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष है इसके कार्य व शक्तियां क्या क्या हैं। अगर हम इसे समझे कि क्या क्या इसके कार्य हैं और क्या क्या इसकी शक्तियां हैं, तो देखिए अब आपके दिमाग में होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, तो जो भी प्रोविजन इसके बारे में बता रहा हूं ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ही बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए जो भी संसदीय मामले होते हैं, संसदीय मामलों में जो लोकसभा अध्यक्ष है इसका निर्णय अंतिम होता है। यानी संसद के भीतर जो भी कार्यवाहियां होंगी वो इसी की अनुमति के बाद होंगी। इसकी जो भी मतलब इसे जो भी लगेगा कि ऐसी कार्यवाही यहाँ होनी चाहिए तो सब यही निर्धारित करेंगे और इसका निर्णय अंतिम होगा। आप चुनौती नहीं दे सकते उसे कि ये तो ऐसा कहने लगे आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। नहीं, संसद के मामले में सभी अंतिम निर्णय कार्य और शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष की होगी। ऑप्शन में आपको प्रधानमंत्री भी मिलेगा, उच्च न्यायालय भी मिलेगा, राष्ट्रपति भी मिलेगा, और हम अमूमन सोचते हैं कि सब काम राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन नहीं, संसद के मामलों में लोकसभा अध्यक्ष ही सुप्रीम होता है। और वही बात है संयुक्त बैठक, जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और आर्टिकल 108 में, और इसका जो एक और यूनिक काम है वो ये है कि जो धन विधेयक होता है ना, मनी बिल कहते हैं, आर्टिकल 110 में जिसकी व्याख्या की गई है, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में, उस पर कोई भी अंतिम निर्णय होगा ना वो लोकसभा अध्यक्ष का ही होगा। यानी कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है इसका निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय करने की अंतिम शक्ति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास ही है। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि ये बिल मनी बिल है तो वो मनी बिल कंसिडर कर लिया जाएगा, और अगर कहा कि नहीं है तो वो मनी बिल कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी पता चला हमें संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। चलो, और जो हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा था
कि जो जो 10वीं अनुसूची है ना, दल बदल निरोधक अधिनियम पढ़ा था, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो 1985 में, उसमें हमने एक 10वीं अनुसूची जोड़ी थी जो एंटी डिफेक्शन लॉ वाली है, यानी दल बदल को रोकने के लिए। तो हमने पढ़ा था कि अगर उसके आधार पर किसी संसद सदस्य की यानी लोकसभा सदस्य की अगर निर्भरता पर प्रश्न उठेगा तो उसका निर्णय राष्ट्रपति नहीं लेगा, उसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। यानी राष्ट्रपति तो उन मामलों में लेगा जो अन्य निर्भरता के मामले हैं, लेकिन जो दल बदल के आधार पर निर्भरता है उसके संबंध जो सदन है उसका अध्यक्ष ही लेगा। अगर राज्यसभा में अगर दल बदल आया है मामला तो राज्यसभा का सभापति लेगा, लोकसभा में अगर दल बदल का मामला आया है तो लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। ये भी क्लियर, पहले भी पढ़ा था वही रिवाइज होते जाएगा। कई चीजें ऐसी आएंगी लेकिन आपको पहले वाला क्लियर होना चाहिए ना, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, अभी और एक खास बात और होती है इसकी, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा के सदस्य में से ही हमने एक को उठाकर लोकसभा का अध्यक्ष बनाया है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनती है जो लोकसभा का अध्यक्ष है क्या वह लोकसभा का सदस्य है? हाँ, वो लोकसभा का भी सदस्य है। तो देखिए, अब लोकसभा में कोई बिल आया, कोई प्रस्ताव आया, सामान्य अब उस पर वोटिंग होगी, जितने भी उपस्थित हैं कौन इसके पक्ष में है कौन इसके विपक्ष में, ओई नो या लैंग्वेज चलती है वहां। तो जो उसके पक्ष में होंगे वो यस बोलेंगे, जो नहीं होंगे नो बोलेंगे। और जब पहली बार वोटिंग होगी तो उस दौरान, अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष भी तो एक सदस्य है, लेकिन वो उस दौरान उस पर मत नहीं देगा, पहली बार में मत नहीं देगा। लेकिन अगर कोई प्रस्ताव पारित हुआ और हाँ के पक्ष में भी बराबर लोग हैं और ना के पक्ष में भी उतने ही लोग हैं, यानी 50 ने हाँ कहा 50 ने ना कहा, अब यह बराबरी की स्थिति हो गई, तो इस स्थिति में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो निर्णायक मत देता है। ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो लोकसभा का अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता है, वो मत केवल तब देगा जब बराबर की स्थिति उत्पन्न हुई, यानी जब 50-50 50-50 जैसा हो जाए ना मामला, तो अंतिम निर्णायक मत देगा वो। समझ में आ गया होगा। और कौन, अब कुछ समितियां होती हैं जिनकी अध्यक्षता करते हैं हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये समितियां आपको अवश्य से याद रखनी चाहिए, जैसे हमने प्रधानमंत्री के उसमें भी देखा था। आप रिवाइज तो कर रहे होंगे ना, तो रिवाइज जरूर से करिएगा और अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ समितियां जिनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं उनमें है कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। तो ये 3 समितियां हैं, ये तीनों संसदीय समितियां हैं, इनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन कौन सी? कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। इतना तो आ गया। ये है हमारे लोकसभा अध्यक्ष के बारे। आर्टिकल 93, चुनाव राष्ट्रपति, चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, लोकसभा में इन्हें विशेष बहुमत द्वारा हटाया जाता है। कार्यों और शक्तियों में हमने देखा कि संसदीय मामलों में इनका निर्णय अंतिम होता है, ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। धन विधेयक पर कोई भी निर्णय लेना होगा तो वो लोकसभा का अध्यक्ष ही लेगा। और 10वीं अनुसूची के तहत अगर दल बदल के उपबंध के आधार पर लोकसभा के सदस्य की निर्भरता पर निर्णय यही लेंगे। अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उस पर पहले स्थिति में तो मत नहीं देंगे, लेकिन जब बराबर की स्थिति आ जाएगी फिर मत भी देंगे। और ये 3 संसदीय समितियों के अध्यक्ष भी होते हैं, कार्य मंत्रणा समिति हो गई, नियम समिति हो गई और सामान्य प्रयोजन समिति हो गई। चलो आया होगा आपको। अब हम देखते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है वही मैंने शामिल कर रखी है। ठीक है, तो देखिए लोकसभा उपाध्यक्ष की बात की जाए, देखिए लोकसभा उपाध्यक्ष को समझते हैं। अब देखिए लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं जो, इनके चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करेंगे? तो इनके चुनाव की तारीख निर्धारित की जाएगी अध्यक्ष द्वारा। अध्यक्ष की जो चुनाव तारीख है वो तो राष्ट्रपति निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन जो लोकसभा उपाध्यक्ष हैं उनके निर्वाचन की तिथि लोकसभा के अध्यक्ष निर्धारित करेंगे। ये जरूर से आप ध्यान रखिएगा। और जो लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो जो संयुक्त बैठक है ना उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। ध्यान रहे, अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो लोकसभा के उपाध्यक्ष है ना वो करेंगे। ठीक है, और एक इनकी एक खास बात होती है कि अगर कोई जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है ना उसे किसी भी समिति का अगर सदस्य बनाया गया तो वह स्वाभाविक रूप से उसके चेयरमैन बन जाएंगे, सभापति अध्यक्ष बन जाएंगे। मान लिया जाए कोई समिति है उसमें जो राज्य लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो भी शामिल है ना, तो उसका अध्यक्ष वही होगा, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं, यानी पदेन सभापति वो हो जाएंगे उसमें। तो किसी भी समिति का सदस्य बनने पर लोकसभा उपाध्यक्ष उसका सभापति भी बन जाता है। इतना उपयोग। चलो ये हुए लोकसभा उपाध्यक्ष। और इसका आर्टिकल कौन सा है मैंने बताया, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 93। ऐसे ही राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के लिए भी एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 89। ठीक है, तो देखिए अब देखिए हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस चलती है, वो भी मतलब ये संविधान में व्याख्यात नहीं है, संविधान नहीं कहता है ऐसा करो, लेकिन हमने अपना रखी है। 11वीं लोकसभा के बाद वर्तमान में एक सामान्य सहमति है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो तो सत्ताधारी दल का होगा, यानी जो करंट गवर्नमेंट है ना उसके तरफ का होगा, लेकिन जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो मुख्य जो अपोजिशन पार्टी है
मुख्य विपक्षी दल है वहां का हो, ताकि एक बैलेंस बना रहे ना। जो विपक्ष है उसको भी अपनी बात कहने का मौका मिले, आलोचना करने का मौका मिले, सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करे, इसीलिए तो सरकार बेहतर तरीके से काम करेगी। तो क्या बताया मैंने, ये संविधान में व्याख्यायित नहीं है, लेकिन हम एक संसदीय परंपरा के रूप में यह विकसित हो चुका है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो सत्ताधारी दल का होगा और जो लोकसभा उपाध्यक्ष होगा वो मुख्य विपक्षी दल का होगा। एग्जाम में बनेगा कि यह संविधान में लिखा गया है, नहीं, यह संविधान में नहीं लिखा गया है। चलो, तो लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में भी हमने इतनी चीजें जानी। अब हम देखते हैं राज्यसभा का जो सभापति है, इसके बारे में हमने कब पढ़ा, जब हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। तो देखिए सबसे पहले इसका अनुच्छेद देखिए, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दोनों के लिए एक ही अनुच्छेद है और वो है आर्टिकल 89। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। यानी जो उपराष्ट्रपति होगा वो ही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा, मैंने बताया था आपको। और देखिए जो राज्यसभा का सभापति है वो सदन का सदस्य नहीं होता है, यही तो समझना है। देखिए जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो तो लोकसभा का सदस्य भी होता है, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वो एक्चुअल में तो उपराष्ट्रपति भी है ना। और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन्हें किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वाला है, यानी किसी एक ही पद पर काम कर सकते हैं, वो दूसरे पद पर नहीं करेंगे। अब वो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति है, इसलिए वो सदन का सदस्य नहीं है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रहे। और ये होता क्या है यहाँ भी वही जैसा लोकसभा अध्यक्ष में होता है कि वो पहली बार मत नहीं देगा अगर कोई प्रस्ताव आ गया, लेकिन बराबर की स्थिति में मत दे सकता है। ये तीन ही बातें याद रखनी है इसमें। राज्यसभा का सभापति, जो उपराष्ट्रपति वही राज्यसभा का पदेन सभापति है, यह सदन का सदस्य नहीं होता है और पहली बार में मत नहीं देता है और बराबर होने की स्थिति में मत देता है। अब अगर आप लोकसभा अध्यक्ष को ध्यान से पढ़े हो, समझे हो, तो अब मुझे बताइए कि राज्यसभा के सभापति की तुलना में वो शक्तिशाली क्यों होता है। दो काम उसके होते हैं यूनिक। एक तो जो संयुक्त बैठक होती है, जो संयुक्त बैठक होती है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये नहीं करता है। और जो धन विधेयक होता है, उसको धन विधेयक है उसके बारे में अंतिम निर्णय कौन लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, ये नहीं लेता है। तो ये दो उसके यूनिक काम है जो यहां नहीं होते। और अगर दल बदल के आधार पर राज्यसभा में कोई सदस्य निर्वाह हो गया तो उसके मामले में निर्णय कौन लेगा, यही लेगा। हाँ, वो मैंने कहा कि अगर दल बदल के मामले में जिस सदन का वो सदस्य है उसी सदन का जो सभापति है वो निर्णय लेगा। लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष लेगा, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा का सभापति लेगा। ठीक है, चलो इतना भी हुआ। अब हम देखते हैं जो प्रोटेम स्पीकर है, हम सामयिक अध्यक्ष की बात करते हैं ना कभी, तो देखिए प्रोटेम स्पीकर का तात्पर्य कि जो सामयिक अध्यक्ष कुछ समय के लिए निर्वाचित किया गया है, तो प्रोटेम स्पीकर, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति, प्रोटेम स्पीकर। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो नई लोकसभा बनी होती है ना, उसके जो भी सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलवाना। तो देखिए जो प्रोटेम स्पीकर है, सामयिक अध्यक्ष, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका मुख्य काम जो होता है वो होता है नए सदस्यों को शपथ दिलवाना। जो भी नए सदस्य चुन के आए हैं उनको शपथ दिलवाना, उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर, ध्यान ये रखना है कि इसकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष नहीं करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी हमने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वाली बात पढ़ी ना, लोकसभा में अध्यक्ष होता है, लोकसभा में उपाध्यक्ष होता है, ये एक्चुअल में फॉर्म कब हुए, फिर स्वतंत्रता से पहले ही भी बात करें तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 नहीं पढ़ा हमने, वहीं से यह पद अस्तित्व में आए 1921 में पहली बार। ठीक है, तो जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, जो सदन, दो सदन होते हैं, उच्च सदन, लोअर सदन, उनके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ठीक है, और पहली बार 1921 में यह अस्तित्व में आए, ये भी याद रखोगे फैक्ट के तौर पर। अब हम पढ़ते हैं जो अपोजिशन लीडर होता है, विपक्ष का नेता कहते हैं हम लोग। तो विपक्ष का नेता बन कौन सकता है, अगर देखिए एक तो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट होगी, जो बहुमत वाली सरकार है, उसने तो वाली पार्टी होगी, उसने सरकार बना ली, या फिर गठबंधन वगैरह करके सरकार बना ली। अब जो दूसरी पार्टी बनी जिसके पास सबसे अधिक सदस्य हैं, उसके जो प्रमुख लीडर होगा उसको विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उस पार्टी के जो सदस्य होने चाहिए ना, जो उसके पास सदस्य हैं, वो सदन के कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए। यानी अगर लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं, 550 कहते हैं हम लोग, 550 उसकी कैपेसिटी है, तो 550 का 10वां हिस्सा निकालिए, यानी 0 को हटा दिए, 55। यानी किसी पार्टी को अगर विपक्ष का नेता निर्धारित होना है, मतलब अपनी तरफ से भेजना है, तो उसके पास एटलीस्ट 55 सदस्य तो होने ही चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको, यानी कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए। याद रहेगा विपक्ष का नेता क्या होगा, याद रहेगा। और इस विपक्ष के नेता को पहली बार मान्यता कब मिली, 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। तो विपक्ष का नेता भी याद हो गया, कुल सदस्यों के 10वें सदस्य के बारे में। तो ठीक है, आज हमने क्या क्या सीखा, विपक्ष के नेता के बारे में जानकारी ली, प्रोटेम स्पीकर,
और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की संस्था का उद्भव, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति ज़्यादा खास था नहीं तो मैंने उसे शामिल नहीं किया, बस अब उसका आर्टिकल भी आर्टिकल 89 ही है। हमने राज्यसभा जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है उसके बारे में पढ़ा, हमने लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ा जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसी सीरीज को संसद में जो भी अन्य प्रक्रियाएं आएंगी उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।